ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे योर केमिस्ट्री टीचर। आज देखिए हम लोग क्लास 12th में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अमाइंस। ठीक है, तो हेडिंग करिए अमाइंस लेक्चर नंबर 1। सब लोग हेडिंग करिए न्यू चैप्टर अमाइंस लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1। और देखिए ये पहले अभी भी कुछ किताबों में इसका जो नाम होता है चैप्टर का वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, लेकिन एनसीईआरटी में देखेंगे तो चैप्टर का नाम होगा अमाइंस। चैप्टर का नाम है अमाइंस क्योंकि ये कंपाउंड देखिए साइनाइड है और आइसोसाइनाइड, ये हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को 3 करना है, 2 तो अमाइंस करने, एक एलिफेटिक अमाइन और एक एरोमेटिक अमाइन। मतलब एलिफेटिक अमाइन क्या होगा, इथाइल अमाइन, और एरोमेटिक अमाइन एनिलीन करनी होगी। और एक ये करना है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट करना है। तो 3 कंपाउंड हम लोग को करने हैं। ठीक है, तो पहले कंपाउंड स्टार्ट करिए इथाइल अमाइन। हेडिंग करिए इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन। और देखिए पहले तो बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डू यू क्लासिफाई अमाइंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है कि अमाइंस को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो पहले देखिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। जब हम लोग पिछले चैप्टर में थे तो वहां पे हम लोगों ने ये बात किया था कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दें और एक आर लगा दें तो फिर ये अमाइन बन जाता है। अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ये किया, मेरे पास NH3 है, H निकाला, R लगाया, तो ये बन गया प्राइमरी अमाइन बन गया। एक हाइड्रोजन और हटाया, सेकेंडरी अमाइन बन गया। सेकेंडरी अमाइन बन गया मतलब एक हाइड्रोजन और हटा दें इसी से फर्दर, तो ये क्या बन जाएगा, RNHR, 2 डिग्री हो गया। फिर एक हाइड्रोजन और हटाया तो क्या बन गया, तो बन गया R3N। नहीं, अभी आइसो नहीं, बस 3 डिग्री अमाइन। और फिर हाँ, लोन पेयर, बहुत अच्छा। तो एक स्टेप और जा सकता है, तो ये हो जाता R4। हाँ, सॉल्ट बनेगा R4N+, हाँ, O- या I-, जो डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड आपने ऐड किया। भाई देखिए, जैसे जब हम इसमें यहां से सोच के आंसर कीजिएगा, हमको R ऐड करना है, कोई रिएक्शन का नाम बताइए। बहुत अच्छा, अल्काइलेशन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको R ऐड करना है तो रिएक्शन का नाम बताना था, अल्काइलेशन। अच्छा, now what is the substrate in alkylation? मतलब which compound is used for alkylation? With the help of which compound? हाँ, CH3Cl, alkylate. Alkylates are used for alkylation. Alkylates are used for alkylation. RX डालते हैं, alkylation के लिए RX डालते हैं। अच्छा, सोच के आंसर करना पड़ेगा आपको। एसिटाइलेशन के लिए क्या डालते हैं? बहुत अच्छा, RCOCl डालते हैं। अगर RCOCl डाला तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? नहीं, रोज़ेलमुंड नहीं है यार। रोज़ेलमुंड तब आता है जब पैलेडियम बेरियम सल्फेट भी आता है तब। हाँ, अभी इसको असाइलेशन बोलेंगे क्योंकि R लगा है। यहाँ CH3 होता तो एसिटाइलेशन कहते हैं, जबकि सिंपलेस्ट असाइलेशन एसिटाइलेशन ही होता है, वो मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए फिर वही क्वेश्चन बन रहा है, CH3CO ये कहाँ से आता है? ये 4 कंपाउंड से आता है। जो 4 एसिड के डेरिवेटिव हैं उन चारों से आ जाता है।
एसिटाइल क्वाइड से आएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से आएगा। देखिए एकदम साफ साफ दिखाई पड़ेगा। हमने इसको डिसोसिएट किया तो ये एसिटाइल बन गया, एसिटाइल प्लस Cl माइनस। फिर एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। जब डिसोसिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, एसिटाइल दिया और ये एसिटेट दे देगा। इसका साइड प्रोडक्ट HCl, इसका साइड प्रोडक्ट एसिटिक एसिड चला जाएगा, एसिटिक एसिड। फिर तीसरा डेरिवेटिव है CH3CONH2, पोलराइज करते हैं तो फिर ये हो गया एसिटाइल प्लस NH2 माइनस, अमोनिया दे देगा, ये अमोनिया दे देगा। फिर चौथा जो प्रोडक्ट हम लोगों ने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। फिर जब इसको डिसोसिएट किया तो ये एसिटाइल प्लस और ये एथाइल अल्कोहल दे देगा। तो कोई डिफरेंस थोड़ी ना आया, लेकिन एसिटाइल तो चारों से मिल गया ना, एसिटाइल तो चारों कंपाउंड से मिल गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दें कि एसिटाइलेशन, विच कंपाउंड इज यूज फॉर एसिटाइलेशन, हाँ कोई भी एसिड का डेरिवेटिव ले लीजिए, कोई भी एसिड का डेरिवेटिव लीजिए, और 4 डेरिवेटिव है मेरे पास। हाँ लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि ज़्यादातर हम लोग एसिटाइल क्वाइड ही यूज करते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एस्टर्स को आप याद करिए, एस्टर्स को स्ट्रांगली हीटअप करना पड़ता है, फिर कैटलिस्ट डालना पड़ता है, तब रिएक्शन देता है एस्टर। जैसे एस्टर आए तो क्या चीज़ दिमाग में लाए कि एस्टर क्या होता है? नहीं, मतलब डेली लाइफ में कोई इमेज बने आपके दिमाग में कि अच्छा ये कंपाउंड एस्टर होता है। ऑयल्स और फैट्स जो होते हैं वो एस्टर्स होते हैं, ऑयल्स और फैट्स ये एस्टर्स होते हैं। तो अब हम आपके दिमाग में बैठाना चाह रहे हैं कि कोई भी ऑयल है, कोई भी फैट है, आसानी से रिएक्ट करता है क्या? ऑयल फैट को डिकम्पोज करना है तो क्या करना पड़ेगा? खाली पानी डाल दे डिकम्पोज हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? यस, उसमें तैरने लगेगा। बहुत अच्छा भाई, आप पानी में घी डाल दीजिए तो खाली तैरेगा बस, आप देखते रहिए इसको। हाँ, आपको हीटअप करना पड़ेगा, आपको हीटअप करना पड़ेगा और काफ़ी देर तक हीटअप करना पड़ता है भाई। इसलिए तो करते हैं कि आप जैसे आप फैटी चीज़ें खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर करते हैं, आप उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? ब्लॉकेज होगा, ब्लॉकेज होगा। छोटे बच्चों की आर्टरी से प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो एकदम क्लीन रहती है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्योंकि आपने क्या खाया? सैचुरेटेड फैटी एसिड खाया, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मिल्क जल्दी मेल्ट करती नहीं है वो, तो जब मेल्ट नहीं करेंगे तो सॉलिडिफाई रहेंगी बॉडी में। उनको डाइजेस्ट करने के लिए आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, और आप ऊपर से क्या पी रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। सोच के देखिए क्या हो रहा है। अब ये सारी एजुकेशन अगर जब बच्चा छोटा था, 3rd 4th में था, अगर टीचर क्लास में उसको बताता ये, उसके दिमाग में बैठ जाता कि नहीं यार इसके साथ में कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। छोटे बच्चे को समझ में आ गया, साइंस समझ में आ गई, कभी नहीं करेगा वो। अभी पता ही नहीं है, अभी तो बस खाली जिससे मज़ा आ रही हो, बस ये सेंसेस, खाली सेंसेस के चक्कर में मज़ा आ रही, उसको ये नहीं अंदाजा है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना हम लोग का 37 डिग्री सी, 37 डिग्री सी, और कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर हाँ 8 to 10 डिग्री, 8 to 10 डिग्री। अब सोचिए, एक तो मतलब आपने जब समोसा बर्गर किया तो वैसे ही ज़्यादा हीट टेम्परेचर चाहिए था स्टमक, उसको तोड़ना था, फैट को तोड़ना था। जो 37 था वो तो बॉडी के लिए था, तो बॉडी के ऑर्गन्स काम करते उससे, उस टेम्परेचर पे। लेकिन आपने फैट डाल दिया तो टेम्परेचर और चाहिए भी बॉडी में, हीट और चाहिए,
और आपने ऊपर से उस पर कोल्ड ड्रिंक डाल दिया, वहाँ उठा करके उसको 10 डिग्री बना दिया। तो अब पहले तो बॉडी क्या करे, पहले तो अभी वो खाना नहीं डाइजेस्ट करेगी, आपका समोसा उससे कोई बनता नहीं समोसा से। पहले बॉडी क्या करेगी, पहले अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगी, वो पहले अपने लीवर पेंक्रियाज का जिम्मा लेगी, बाद में आपका समोसा देखेगी। क्योंकि पहले अपना घर देखें तब बाहर वाले का देखेंगे ना, पहले अपने ऑर्गन की जिम्मेदारी लेगी वो। तो पहले उसके लिए क्या करेगी, वो टेम्परेचर कहाँ से कैसे टेम्परेचर लाएगी, हाँ नहीं, ग्लूकोज से तो डायरेक्ट एनर्जी मिल जाती है। हाँ ग्लूकोज फिजिकल एक्टिविटी तो मतलब, लेकिन अभी तो अब ऐसा नहीं कि समोसा खा के दौड़ने चले गए, अभी बॉडी क्या करेगी, अंदर कुछ तोड़ेगी, अंदर तो कुछ न कुछ तो करेगी वो। क्योंकि जो बॉडी का मैकेनिज्म है, ये कहा जाता है कि जब भी इसको जरूरत पड़ती है, भाई जैसे जब जरूरत पड़ेगी ये फीवर कर देगी बॉडी में, टेम्परेचर बढ़ा लेगी अपना ये, और आप चले गए पैरासीटामोल लेके खा लिए फट से टेम्परेचर कम कर दिया, इसको काम ही नहीं करने दे रहे हैं, इसको काम ही नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वही है, शुरू से जो एजुकेशन हो गई, हम लोग को ये पता लगता है कि हर चीज का सलूशन मेडिसिन है, जो कि एकदम गलत है। ये बॉडी खुद अपना सब काम करने दीजिए, ठीक है। आप जैसे एक सिंपल सा रूल रहेगा कि बॉडी टेम्परेचर के आसपास की चीजें खाइए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, है कि नहीं। कभी कदार तो बॉडी एडजस्ट कर लेती है, कभी फ्रेंड्स की पार्टी में है, बर्थडे है तो एक आध दिन चलता है, लेकिन अगर वही रेगुलर बेसिस पे चल रहा है कि स्कूल से छूटने के बाद पहले कोल्ड ड्रिंक फिर घर जा रहे हैं, ये गलत चीज़ है, डेली वाला नहीं होना चाहिए। तो फिर बॉडी उसी तरह से फिर अपना ऑर्गन्स डैमेज होंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। ये 4 डेरिवेटिव थे। तो एसिटाइल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 4 कंपाउंड, 4 कंपाउंड से एसिटाइल। तो एसिटाइलेशन 4 कंपाउंड से हो सकता है, मतलब एसिटाइल क्वाइड से, एस्ट्रिक एनहाइड्राइड से, एस्टामाइड से, इथाइल एस्टेट से, 4 से एसिटाइलेशन हो सकता है। लेकिन अभी तक हम लोग केवल 2 से कर रहे थे, एसिटाइल क्वाइड से, एस्ट्रिक एनहाइड्राइड से। इनसे क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि एस्टर्स एंड अमाइड ये इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। इसी से बात ही चल रही थी, हम एस्टर की बात कर रहे थे कि एस्टर्स इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। जब भी एस्टर से रिएक्ट कराएंगे तो पहले तो टेम्परेचर देना पड़ता है प्लस कैटलिस्ट डालना पड़ता है। तो इसलिए इथाइल एस्टेट एंड एस्टामाइड, इन दोनों को एसिटाइलेशन के लिए यूज नहीं किया जाता, बिकॉज दे इजिली डू नॉट प्रोड्यूस एसिटाइल। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन, बिटवीन एसिटाइल क्वाइड, एस्ट्रिक एनहाइड्राइड, which one you will prefer for acetylation? Yes, acetyl quite. Reason is more reactive than acetic anhydride. इसीलिए एसिटाइल क्वाइट को कभी खुला रखा नहीं जाता, वो एटमॉस्फेयर से वाटर लेकर हाइड्रोलाइज होकर के उड़ जाएगा, फ्यूम के फॉर्म में निकल जाता है बाद में वो। एसिटिक एनहाइड्राइड इज लेस रिएक्टिव, तो इसलिए जब भी हमको यूज करना है तो हम एसिटाइल क्वाइड को ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वापस वहां पर आते हैं, अमाइंस का क्लासिफिकेशन हम लोग का चल रहा था। हाँ धीमे, हाँ होगा लेकिन धीमे होगा, नहीं जरूरत नहीं पड़ती, कैटलिस्ट जरूरत नहीं पड़ती, हीटअप करना पड़ता है बस, कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं है, खाली हीटअप करना पड़ता है, थोड़ा सा हीटअप करना पड़ता है। वो कोल्ड में ही रिएक्ट कर जाता है, इसको हीटअप करते हैं तब रिएक्ट करता है, और कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन अमाइड और एस्टर को रीयूज नहीं करते क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है, पहले वो खुद ही बेचारा टूटे एस्टर्स कहाँ इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं भाई। फैट के डाइजेशन में, फैट से आपको ग्लूकोज तो मिलता है, काफ़ी मिलता है, लेकिन इट टेक्स टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है ना फैट के डाइजेशन में, और वही रीज़न है कि जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। और फिर देखिए, जैसे अगर हम लोग नॉनवेज खाते हैं, एनी आइडिया इट टेक्स हाउ मच टाइम टू डाइजेस्ट? बहुत अच्छा, हाँ 72 आवर्स।
3 दिन लगेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। खाली हमको ये बताना है भाई हम लोग साइंस वाले हैं, सीधी सी बात है, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग साइंस वाले हैं। ज़्यादातर लोग को लगता है कि यार उससे ताकत आती है, प्रोटीन मिलता है, मसल्स बनती हैं नॉनवेज खाने से, है ना। लेकिन अगर ऐसा होता तो हाथी को बहुत दुबला पतला होना चाहिए था, क्योंकि वो तो पत्ती खाता है। घोड़े को इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए था, वो तो चना खाता है, वो तो नॉनवेज नहीं खाता। और एक लात मारे भी समझ आ जाए घोड़ा किसको कहते हैं। ये पूरे 32 बाहर आ जाएंगे एक लात। हाँ और क्या, कितना स्ट्रांग होता है वो। ठीक है, तो ये फिनोमेना गलत है जो दिमाग में बना रखा है, क्योंकि उसका रीज़न है एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी हम लोग की, हाँ 9 मीटर्स। हमारी जो हाइट है इसका अप्रॉक्सीमेट 5 टाइम्स। 9 मीटर इज नॉट फिक्स, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो हमारी हाइट है उसका अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स। तो 5 फीट तो सबका रहता है, 5 तो सबका रहता है, तो 25 फीट तो मिनिमम रहेगी। 25 फीट बहुत होता है, इतनी दूर खाना ट्रेवल करना है, 25 फीट ट्रेवल करना है। अब उसमें क्या होता है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 3 पार्ट का मतलब कि जैसे अगर आपने फ्रूट्स खाया, फास्टेस्ट डाइजेशन फ्रूट्स का होता है, 2 आवर्स ईच। 2 घंटे स्टमक में रहता है, 2 घंटे स्मॉल में, 2 घंटे लार्ज में एक्सक्रीट। बिल्कुल नहीं, क्यों भारी लगेगा, वो रुकता ही नहीं है वहां पे, वो स्टमक में रहता नहीं है। अब अगर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, वेज पे आते हैं। फ्रूट्स तो रॉ था, अब वेजिटेबल पका दिया आपने तो इट विल टेक 3 आवर्स ईच, अब 9 घंटे लगेगा। फिर अगर आप ग्रेन्स पे आते हैं तो 6 आवर्स ईच। तो अब ये टोटल 18 घंटे हो गया, 18 घंटे हो गया। अब इसीलिए देखिए पहले लोग 2 बार लैट्रिन जाते थे, ये सब पता नहीं कहां कल्चर जा रहा है। भाई आपका खाना डाइजेस्ट हो गया, दूसरा खाना लेने के पहले वाले का जो वेस्ट उसको एक्सक्रीट तो करेंगे। और अब भी क्या हो रहा है कि खाते जाते वहां जाते ही नहीं, निकालते ही नहीं हैं। कितने बच्चे 2-2 दिन लैट्रिन ही नहीं करते, 2-2 दिन नहीं करते, क्योंकि आप ही लोगों से पता लगता है, और तरह तरह की गैस छोड़ते रहते हैं। सारी गैसेस अपना छोड़ते रहते हैं, और लेकिन बॉडी एडजस्ट करती रहती। बट ये अच्छा, गैस कब निकलती है, जब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, खाना सड़ रहा है। यस, फर्मेंटेशन से गैस बनती है, इतना तो साइंस सब लोग समझ सकते हैं। गैस अपने आप नहीं निकलेगी, गैस तब निकलती है जब फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन कब होता है, जब खाना सड़ता है। खाने को सड़ना नहीं चाहिए, खाने को पचना चाहिए। अगर खाना डाइजेस्ट होता तो गैस कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी, एक्सक्रीट हो जाएगा। अब जो चीज़ एक्सक्रीट होनी चाहिए वहाँ पड़ी है, तो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर रहा है और CO2 बना रहा है, तो वो गैस बन रही है। ठीक है, तो अब लेकिन अब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हाँ, अगर आप चाहें, अभी बहुत सारे घर हैं, एक बार सुबह एक बार शाम को खाना खाने के पहले लैट्रिन ज़रूर जाते हैं, तो स्टमक खाली और खुद भी अच्छा लगता है। बट उसको अगर करना है तो हैबिट बनानी पड़ेगी आपको। कुछ दिन अगर आदत नहीं तो आप जाएंगे, कुछ नहीं होगा, फिर भी जाइए, आप बैठिए थोड़ी देर। जब बैठते तो इंटेस्टाइन प्रेस होती है, और एक तो अब जो लैट्रिन का सिस्टम भी चेंज हो गया, जो कमोड आ गया आपका, वेस्टर्न हो गया। अब वेस्टर्न में इंटेस्टाइन प्रेस होती नहीं है। जो हम लोग का इंडियन सिस्टम था, स्क्वैट उसी को कहते हैं। स्क्वैट को हिंदी में जानते हैं क्या कहते हैं? खाली अंग्रेजी जानते हैं, खाली अंग्रेजी जानते हैं। स्क्वैट्स को कहते नहीं कि स्क्वैट्स लगा रहे थे,
हाँ तो क्या मतलब, उसका पर्पस क्या होता है? हाँ, किसके लिए? घुटने के लिए नहीं होता भैया। स्क्वैट्स इसी को कहते हैं ना, ये जब हम नीचे बैठ रहे हैं तो इंटेस्टाइन पे कोई फर्क, ये ऐसे बैठे, दोनों तरफ से प्रेस हो रही है ना, तो जब आप ऐसे बैठे, इसी को हिंदी में मलासन कहते हैं। दिस इज सो मच मीनिंगफुल। नहीं आप मतलब अब ये अगर आपको, आप वर्ड देखिए, ज्यादा इंफॉर्मेटिव है कि नहीं? संस्कृत इज वेरी इंफॉर्मेटिव। ये वर्ड संस्कृत से आया है। स्क्वैट कुछ बता पा रहा है, लेकिन मलासन तो बता रहा है ना। मल का आसन है ये। वहां पे पता नहीं वहां है कि नहीं है, बट ये वाला अगर आप वर्ड याद करिए कि दिस इज कॉल्ड मलासन। सुबह उठ करके सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम आधा लीटर। वो तो और अच्छी बात है, लेकिन अभी उतना करिए जो प्रैक्टिकल बात हो। कॉपर ऑपर सब तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, अभी खाली नॉर्मल पानी शुरू करिए, फिर जब वो हो जाए तो हल्दी पानी शुरू करिए। और पानी पीने के बाद आप कुछ नहीं, ऐसे जब बैठते हैं मलासन पे इस तरीके से, तो आपको प्रेशर फील होगा थोड़ी देर के बाद। अब ऐसे तो कितने बच्चे से बैठ ही नहीं पाते, ऐसे रहेंगे। ये पंजा पूरा बैठ ही नहीं पाते। कितने बच्चे ऐसे बैठ ही नहीं पाते। ये घुटना नहीं मोड़ पाता, वो ऐसे ही बैठेंगे। हाँ, ये ऐसे रहेंगे, ये पंजे पे पंजा पूरा रख नहीं पाते। लेकिन ठीक है, आप क्या किया जाए, वो स्कूल में शुरू में करते तो हो जाता। चलिए वापस आइए। अमाइंस को हम लोगों ने क्लासीफाई किया कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। कौन कौन सा? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, फिर 4 डिग्री अमाइन नहीं होती, 4 डिग्री सॉल्ट होता है ऑफ टर्शियरी अमाइन। ये टर्शियरी अमाइन का सॉल्ट था, ये जो बना लास्ट में हम लोगों ने किया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नोट करिए, राइट एक्सप्लेनेशन लिखिए। अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ ammonia. Amines are derivatives of ammonia. Amines are derivatives of ammonia, and they have been classified, into 4 categories, फिर अगले स्टेप में नंबर 1 डिग्री अमाइन। नंबर 1 डिग्री अमाइन, फॉर्मूला लिखिए RNH2, और R की जगह C2H5 लगा दिए तो एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल C2H5NH2, यही हम लोग के कोर्स में भी है, C2H5NH2। नहीं मतलब हम लोग को प्राइमरी अमाइन में इथाइल अमाइन ही करना है, प्राइमरी अमाइन में इथाइल अमाइन करना है, और एनिलीन भी तो प्राइमरी अमाइन ही होता है, खाली R का डिफरेंस आ जाएगा बस, है ना। फिर दूसरा सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन हमारे कोर्स में नहीं है। कोर्स का मतलब प्रिपरेशन प्रॉपर्टी नहीं करनी है, बस बीच में बन गया तो बस कर नाम जान गए। प्राइमरी अमाइन को ही पढ़ना है हम लोग को, क्योंकि एनिलीन प्राइमरी अमाइन है, इथाइल अमाइन प्राइमरी अमाइन ही तो होता है ये। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन का फार्मूला बोलिए जनरल, RNHR। फिर R की वही वैल्यू रख दीजिए, एग्जाम्पल में ना दीजिए C2H5NH, C2H5NH, डाईइथाइल अमाइन,
इज अ सेकेंडरी अमाइन। हाँ, डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल, हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। डाईफिनाइल अमाइन हो गया ना फिर तो, हाँ डाईफिनाइल अमाइन। फिर थर्ड करिए टर्शरी अमाइन, 3 आर लगा दिया जाए, तीनों आर अलग अलग ऐसे लिखते हैं, आर एन आर एन आर, तीनों आर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, टर्शरी अमाइन। फिर तीनों आर की जगह इथाइल लगा दीजिए, तीनों आर की जगह इथाइल लगा दीजिए, तो C2H5N, C2H5 अगेन C2H5, ट्राई इथाइलमाइन, ट्राई इथाइलमाइन, ट्राई इथाइलमाइन। फिर नंबर 4 लिखिए 4 डिग्री सॉल्ट, क्योंकि क्वाटनरी अमाइन नहीं होती, 4 डिग्री सॉल्ट है, 4 डिग्री सॉल्ट। देन राइट एग्जाम्पल, C2H5 बेस 4, 4 इथाइल लगा दिया, C2H5 बेस 4, फिर N प्लस I माइनस, N प्लस I माइनस, C2H5 बेस 4, N प्लस I माइनस, नाम लिखिए इसका टेट्रा इथाइल, टेट्रा इथाइल। N प्लस को क्या कहते हैं, देखिए NH4 प्लस, NH3 प्लस, NH2 प्लस, NH प्लस, N प्लस, दे आर ऑल कॉल्ड अमोनियम। क्या कहा मैंने, NH4 प्लस, NH3 प्लस, NH2 प्लस, NH प्लस, N प्लस, सबको अमोनियम ही कहा जाता है, टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड। देखिए ना, NH4Cl, यही तो होता है ना, NH4 प्लस Cl माइनस, तो ये इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए NH4 को अमोनियम कहा आपने, ठीक है। अभी जब केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो देखिए जरा, एनिलीन है, NH2 है, और इसी में हम HCl डाल दें, कुछ गेस करेंगे, ये बेस है वो एसिड है, देखिए यही होता है, ये लोन पेयर यूज करिए, हाँ ये H प्लस Cl माइनस, वो हाइड्रोजन वहां ऐड होता है यहां पे, तो जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो इस तरह का प्रोडक्ट बनाता है, NH3 हो जाता है। हाँ, नाइट्रोजन कहाँ पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे, और ये Cl माइनस, नहीं ये फिनाइल अमोनियम क्लोराइड। तो मैंने अमोनियम के एग्जाम्पल दिखाया आपको कि इसको भी अमोनियम कह रहे हैं, इसको भी अमोनियम कह रहे हैं, और इसको भी अमोनियम कह रहे हैं, सबको अमोनियम कह रहे हैं, है ना। अब चीटिंग तो है ही है भाई, अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गाड़ी चलती है लेकिन उसको गाड़ी बोलते हैं, हाँ नहीं, एक गाना भी है ना, चलती का नाम, मूवी का नाम है ये, चलती का नाम गाड़ी, ये मूवी का नाम है। सोचिए कैसे सोचा होगा कि चलती का नाम गाड़ी, कुछ दूसरा नाम रखना चाहिए आप, गाड़ी मतलब क्या होता है, नहीं नहीं, गाड़ी गड़ा वर्ड से आता है, गड़ा, गड़ा मतलब इनग्रेव्ड है, और उसको आप हाँ चला रहे हैं तो इसलिए मूवी का नाम रखा चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी इसी को कहते हैं, है ना। तो है, अब भाई जैसे ये कहा जाता है कि जब आपका एक बर्थडे आता है
तो लाइफ में आप बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं? 1 साल छोटे हो जाते हैं। लेकिन ये कभी कोई सोचता है? उस दिन तो आप किंग रहते हैं। जिस दिन बर्थडे है उस दिन तो पता नहीं, अल्लाह मियाँ भी आ जाए तो आपको रोक ना पाएंगे। आज तो कोई नहीं रोक पाएगा और किसी की सुनना ही नहीं है आज। कुछ नहीं, उस दिन तो आपका बर्थ राइट है, कुछ भी आप जो मर्जी आया करें, चाहे जितनी देर आए घर से आएँ, चाहे आज रात को ना आएँ। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भाई आज तो नाइट आउट है क्योंकि आज बर्थडे है, हाँ आएंगे। तो लेकिन अब है वो चलता जा रहा है। लेकिन जब आप सोचना शुरू करते हैं कि यार धीरे धीरे 1 साल जिंदगी में कम हो गया, एवरी डे वी आर डाइंग। हाँ, तो हम लोग 1 साल और पास आ गए डेथ के, आए हैं वहीं जाने के। हाँ भाई, वी आर बॉर्न हियर टू फॉर व्हाट? डाई। अच्छा लोग बर्थडे पे इतनी खुश रहते कि जब ये पता ही ऊपर जाए तब तो खुशी रह रहे, ऐसे सोचेंगे लोग बना चाहिए। नहीं तो यही तो करना ही चाहिए, रोज जीना चाहिए जिंदगी को, डेली जीना चाहिए आपको। ऐसे जिए कि आज आखिरी दिन है, ऐसे जिए, मुंह बना के मत बैठा करिए, जिंदा रहा करिए। हाँ, जब उसको पीटा जाएगा तो वो तो बनाएगा ही बेचारा, इतना बुरी तरह पीटा जाता है। चलिए, नहीं यहाँ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं, वो तो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। वो लास्ट ईयर अक्षय आता था, उसके बर्थडे पे शायद उसको काफ़ी काजे स्पीड दिए थे सब 11th में। MPVM का नहीं आता था एक लड़का, अब वो बेचारा, हाँ बाहर ही मार का है। हाँ तब फिर चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, एक कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन हेडिंग करिए, एंड टोटल देयर आर 8 प्रिपरेशंस। प्रिपरेशन हेडिंग करिए एंड देखिए टोटल 8 प्रिपरेशंस हैं। नंबर 1 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, लैब मेथड। प्रिपरेशन नंबर 1 लैब मेथड, और इसी नाम से रिएक्शन मिलेगा। ब्रैकेट में लिखिए हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन। हाँ, चाहे तो लोगों को सूना सूना लगता है। जिसने पहले से पढ़ा है उसको सुना सुना लगेगा, और ज़्यादातर लोगों को सुना सुना लगता है कि ये क्या है, हॉफमैन डिग्रेडेशन। देखिए डिग्रेडेशन का मतलब कम हो जाना, कम हो जाना। तो अभी लिखना बंद करिए, पहले देखिए कि वाई आई सेड इट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको यूज करते हैं डिसेंडिंग सीरीज के कन्वर्जन में। हाँ, जब कार्बन आपको कम करना है, हमको अगर एथेनॉल से मेथेनॉल बनाना है, इथाइलेमाइन से मिथाइलेमाइन बनाना है, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बनाना है, कौन सा कंपाउंड बनाना नहीं पता, लेकिन ये दिखाई पड़ा कार्बन कम हो रहा है, तो हम इसी मेथड को यूज करेंगे, हॉफमैन डिग्रेडेशन या डिकार्बोक्सिलेशन। बहुत अच्छा। तो एक मेथड 11th में है, एक मेथड 12th में है। 12th में दोनों आ गया, डिकार्बोक्सिलेशन तो 12th में भी आ गया। तो अब 2 मेथड आपके पास हो गए कि जब कार्बन को कम करना होगा। हॉफमैन डिग्रेडेशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको देखिएगा, इसको पहचानने की कोशिश करिए जरा कि इसको ऑर्गेनिक में कहाँ यूज किया गया, इसका नाम क्या है। I2NaOH। एक्वस तो पानी होता है यार, अल्कलाइन आयोडीन, अल्कलाइन आयोडीन। दिस कॉम्बिनेशन इज यूज इन आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना। लिखिए I2NaOH, I2NaOH, ब्रैकेट में वर्ड्स में लिखिए अल्कलाइन आयोडीन। इसका नाम क्या, अल्कलाइन आयोडीन, ब्रैकेट क्लोज, इज यूज्ड इन आइडोफॉर्म रिएक्शंस या आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म रिएक्शंस। फुल स्टॉप, या अगला लाइन लिखिए Br2/KOH, Br2,
अब इसको क्या कहा जाएगा? अल्कलाइन ब्रोमीन। अल्कलाइन ब्रोमीन इज यूज्ड इन हॉफमैन डिग्रेडेशन, ये रटना है आपको। अल्कलाइन ब्रोमीन इज यूज्ड इन हॉफमैन डिग्रेडेशन। हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन। अच्छा, हॉफमैन डिग्रेडेशन होता कहां पे है? तो देखिए इसको क्या कहा जाए? अमाइड, अमाइड्स, अमाइड। और ये हमने बनाया, क्या बनाया देखिए, हाँ अमाइंस बनाया, अमाइंस बनाया। लेकिन कार्बन में कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कार्बनिक कम हो गया। ये RCONH2 था, ये C तो हट गया वहां पे ना, तो हॉफमैन, तभी तो डिग्रेडेशन नाम है इसका। तो पहले क्वेश्चन कर दें कि व्हाट इज हॉफमैन डिग्रेडेशन, तो आप बोले इट इज अ कन्वर्जन ऑफ अमाइड इनटू लोअर अमाइन, नॉट अमाइन, अमाइड इनटू लोअर अमाइन। अभी लिखेंगे इसको, पहले सुन लीजिए, अभी लिखेंगे। अमाइड को अल्कलाइन ना ब्रोमीन, अल्कलाइन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब हॉफमैन डिग्रेडेशन कहते हैं किसको, कि व्हेनेवर एनी अमाइड इज रिएक्टिव विद अल्कलाइन ब्रोमीन, अल्कलाइन ब्रोमीन, देन विच कंपाउंड? प्राइमरी अमाइन, ओनली प्राइमरी अमाइन, नॉट सेकेंडरी, नॉट टर्शरी। हॉफमैन डिग्रेडेशन से केवल प्राइमरी अमाइन बनती है। प्राइमरी अमाइन विद वन कार्बन लेस इज ऑब्टेन, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नोट करिए, राइट। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और बता दीजिए बस खाली, हमको C2H5NH2 जो हमारा कंपाउंड है यही बनाना है, तो अमाइड बताइए क्या लें फिर, उसका नाम बताइए। एसिटामाइड से नहीं, आपने तो कम कर दिया। हाँ हाँ, ये एसिटामाइड ही तो है जो आप बोल रहे हैं। देखिए, इस वाले कार्बन को इंक्लूड किया जाता है जब नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगर यहां CH3 लगा होता, हाँ बहुत अच्छा, प्रोपेनोमाइड, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोमाइड। ठीक है, आप सेंटेंस करिए। इथाइलामाइन इज प्रिपेयर्ड इन द लैब, ethylamine is prepared in the lab from propionamide, from propionamide, from propionamide। देखिएगा, स्पेलिंग देखिएगा, प्रोपियोनिक, और ये स्पेलिंग देखिए प्रोपानोइक एसिड। दोनों सेम है कि अलग है कि कुछ गलत हो रहा है? हाँ नहीं, हम कह रहे हैं कि दोनों एक ही है कि दोनों अलग है कि हमने कुछ गलत लिखा है? हाँ, दोनों एक ही कंपाउंड है, दोनों एक ही कंपाउंड है। ये इसका IPC नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। ये हमने कहा था प्रो पियोन, पियोन का मतलब फैट होता है। दिस वॉज द फर्स्ट एसिड विच वॉज डिराइव फ्रॉम एनी फैट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोपियोनिक। और प्रोपानोइक ये है प्रोप एन ओइक, ये IPC है ये IPC, बट कॉमन नेम्स आर मोर इंफॉर्मेटिव एज कंपेयर टू IPC। IPC से तो नंबर मिलता है केवल। भाई देखिए, जैसे एसिड में देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूट्रिक एसिड? ब्यूट्रिक एसिड को ब्यूटेनोइक एसिड कहते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक कहते हैं, यहाँ 4 कार्बन है, हो गया। और आपसे कहते हैं कि ये एसिड बटर से आती है, अच्छा इसलिए ब्यूट्रिक बोलते हैं। अच्छा, अब याद हो जाएगा आपको। वैलेरिक एसिड, वैलेरिक, हाँ वैलेरिक एसिड पेंटेनोइक एसिड को कहते हैं। वैलेरिक एसिड, वैलेरियन एक ट्री होता है, उसकी रूट से जो ऐसे मिलती है उसको वैलेरिक एसिड बोलते हैं, और उसकी स्मेल
कैट्स को बहुत पसंद होती हैं, तो बिल्ली पकड़ना तो ये एसिड ला के रखे बिल्ली आ जाएगी, इसलिए इसको वेलरिक एसिड कहते हैं। बिल्ली को नहीं, बिल्ली बहुत अच्छी होती, चूहे नहीं आने देती घर में। नहीं, चूहे का कोई इलाज नहीं, चूहे का इलाज होता तो प्रयाग रेलवे स्टेशन पे इतने चूहे हैं, इतने बड़े बड़े, अरे हाँ, नहीं वो आपको चहेट ले, आप उनको भगाने की कोशिश करिए, वो जहाँ घूरा आपको हालत खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये स्पेलिंग ना गलती होने पर इसलिए मैंने एम्फेसाइज कर दिया, आपको लगे यार प्रोपानोइक होता है प्रोपियोनिक बोल रहे हैं, दोनों सही है। फ्रॉम प्रोपियोनोमाइट बाय द एक्शन ऑफ Br2/KOH, 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 full stop. This reaction is called Hofmann degradation. Hofmann degradation, अंडरलाइन करिए हॉफमैन डिग्रेडेशन, और वेरी इंपॉर्टेंट जरूर मार्क करिएगा। केमिकल इक्वेशन C2H5CONH2, क्या नाम है इसका? C2H5 प्रोपेनोमाइड, 3 कार्बन है ना, क्योंकि अमाइड के कार्बन को चेन में इंक्लूड करते हैं। प्रोपेनोमाइड प्लस हॉफमैन डिग्रेडेशन का रिएजेंट बताइए। हाँ, Br2 प्लस KOH, हियर इट इज 4 KOH बैलेंस रिएक्शन में, Br2 प्लस 4 KOH, Br2 प्लस 4 KOH, then on the arrow heated, then which amine will be obtained? हाँ, C2H5 बनेगा, C2H5NH2 इथाइलमाइन, C2H5NH2 इथाइलमाइन, C2H5NH2, फिर साइड प्रोडक्ट 2KBr प्लस 2KBr प्लस 2H2O प्लस K2CO3 ये 2 लैब मेथड थी। फिर आगे कोई नंबरिंग नहीं, बस लिखिए जनरल मेथड्स, देयर इज नो नंबरिंग, बाकी ये सारे जनरल मेथड्स हैं, बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए। अब आगे हैं, हाँ ठीक कह रहे हैं, नंबर 2 इज, हाँ 2 है, हाँ नंबर 2 हेडिंग करिए जनरल मेथड के पहले, नंबर 2 बाई एथिलीन, और इसके ब्रैकेट में लिखिए मैन्युफैक्चर, बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।